हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9th का ये चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे बन जाते हैं। यहाँ से बनने वाले न्यूमेरिकल न्यूटन की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को लेकर के भी बन जाते हैं, फोर्स पे भी बन जाते हैं और भी कई तरीके से यहाँ के न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। इसलिए चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट वर्क। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क? वर्क क्या होता है? सपोज करिए आप बैठे हुए हैं, सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं, 10, 11, 12, 1, 2 इतनी देर तक आपने पढ़ा, तो आपने कोई वर्क किया, आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई, मेंटल एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई, आपने अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट की। बट हैव यू डन एनी वर्क? क्या तुमने कोई काम किया? द आंसर इज साइंटिफिकली यू हैव डन नो वर्क। आपने कोई भी काम नहीं किया। आप सुबह से इस दीवार को, सपोज करिए दीवार, इस दीवार को आप धक्का लगा रहे हैं, सुबह से आप धक्का लगा रहे हैं, एकदम थक गए। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, हैव यू डन एनी वर्क? क्या आपने कोई काम किया है? साइंटिफिकली यू हैव डन नो वर्क। सो व्हाट इज वर्क? वर्क फिर साइंस की टर्म्स में वर्क क्या है? सो व्हेन अ वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू साइंस, तो साइंस का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का? देखिए, कहीं पे भी वर्क डन, कहीं पे भी वर्क होने के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। पहली कंडीशन कौन कौन सी होती है? द फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जरूर लगनी चाहिए। अब फोर्स आपने अगर नहीं पढ़ा है फोर्स चैप्टर, तो मेरी प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक अभी आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप फोर्स की भी वीडियो को देख सकते हैं। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी सम डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो जाए और ऊपर वाली कंडीशन ना हो, ऊपर वाली कंडीशन हो जाए नीचे कंडीशन ना, दोनों कंडीशन एक साथ लगनी चाहिए। जैसे ये दीवार है, इस पर हम ताकत तो लगा रहे हैं, बट क्या ये हिल रही है? नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सपोज करो ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स पे हम इस साइड से फोर्स तो लगा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स तो लगा रहे हैं, बट ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो इस पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जब इस पे लगने वाली फोर्स इसको सम डिस्टेंस के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कर देगी, अपनी जगह से इसको हटा देगी, तब इस पे कुछ वर्क डन होगा। तो समझ में आया कि वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्शन क्या होता है, कि उस पे फोर्स लगनी चाहिए प्लस उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब जाकर के हमारा वर्क होगा। यहां तक क्लियर है? ओके। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पे डिपेंड करता है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसको लेकर के वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों में कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं। पहला देखो, फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है? इफ
the displacement is in the direction of force. डायरेक्शन ऑफ फोर्स मीन्स अगर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में है, जैसे सपोज करो ये बॉक्स है हमारा, इस पे हमने इस साइड से फोर्स लगाई, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमने फोर्स लगाई इस पे 10 न्यूटन की, और ये जो बॉक्स हिला ये किस डायरेक्शन में हिला, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही बॉक्स भी हिल रहा है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर पे हमने इधर से फोर्स लगाई, तो देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं मार्कर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दिस केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहां पे वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, when the direction of the force and direction of the displacement are in the same direction. Okay, I hope this is clear. Now move to second point. Second point is, if the displacement is in opposite direction of applied force, मीन्स अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स लगाने की डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है। सपोज करो ये कोई बॉक्स है और इस पे हम फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 10 न्यूटन की, और सपोज करो ये बॉक्स जो है ये इस साइड में डिस्प्लेसमेंट अपना शो कर रहा है इस टाइप में, यानी इसके पास कुछ एनर्जी होगी। उस कॉन्सेप्ट पे हम आगे चलेंगे, या इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो ये इस डायरेक्शन से मूव करता हुआ आ रहा था, किसी मोमेंटम के साथ में इस डायरेक्शन में आ रहा था, इसको रोकना है हमें, तो हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, बट अब हमारे फोर्स लगाते ही तो ये रुक नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अपना करेगा। जैसे मान लो इधर से सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बाइक है, ये बाइक का टायर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे। अब इसको हमें अगर रोकना है, इस पहिए को रोकना है, तब हम फिर फोर्स कैसे लगाएंगे, अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तब तो आगे बढ़ जाएगा, तो हमको इसके एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और फोर्स हमारी कैसे लग रही है, उल्टा लग रही है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, then the work done will be negative, simple। तब फिर वर्क डन कैसा होगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। I hope this point is clear. Next is third and the last is, if there is no displacement, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, ये बॉक्स यहां पे रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, बट ये अपनी जगह से यहां से ये हिल ही नहीं रहा है। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन no work will be done, no work will be done, तब फिर कोई भी काम नहीं होगा। साइंटिफिकली अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कोई भी वर्क नहीं होगा। आई होप दीज 3 points are cleared now.
Now we will move to the next point. Okay, now we will talk about the relationship between force and displacement. न्यूटन का जो हमने लॉ पढ़ा था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि हम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। सो वर्क डन अगर कहीं पे भी हमें निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर उन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा वर्क डन निकल आएगा। W इक्वल्स टू F इंटू एस। ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। क्लियर है? ये क्या हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला। नाउ अब हम हमारे वर्क जो हम काम कर सकते हैं वो 3 तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हो सकते हैं? एक तो हम लीनियरली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट इज लीनियरली। लीनियरली मतलब कि ऑन वन प्लेन, इसी प्लेन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये मान लो ये जमीन है तो इसी जमीन पे ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, अगर अगेंस्ट ग्रेविटी हम वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स किसी चीज को हम जमीन से उठा करके अपने सर पे रख रहे हैं या कुछ इस तरीके का जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा? मास किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास इनटू जी की वैल्यू ग्रेविटी जो होती है इनटू जिस हाइट पे हम उसको ले जा रहे हैं। यानी इसको हम सिंपली लिख सकते हैं mgh। अगर इस g की वैल्यू क्वेश्चन में दी है जो कि जनरली 9.8 दी होती है तो आपको यही लेनी है, या वो क्वेश्चन कई बार 10 भी दे देता है, तो क्वेश्चन अगर दे रहा है तो आपको पार्टिकुलरली वो लेनी है। बट इफ क्वेश्चन इज नॉट गिविंग देन वी विल कैलकुलेट यूजिंग 9.8, तब फिर हम 9.8 लेके ही कैलकुलेट करेंगे। दोनों चीज समझ में आई। एंड थर्ड इज इफ द वर्क is done at some angle थीटा। अगर कोई काम किसी एंगल पे किया जा रहा है, मान लो यहां से इस बॉक्स को हमको ऊपर चढ़ाना है इस थीटा एंगल पे, तो इसको एक ऑब्लिकली हमको ऊपर चढ़ाना है, तो यहाँ पे फोर्स हमको ऑब्लिकली लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? सेम वही रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक कंपोनेंट और जुड़ जाता है, कौन सा? कॉस ऑफ थीटा एंगल। जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका कॉस, तो हमारा ऑब्लिकली या किसी एंगल पे लगने वाला वर्क डन निकल आएगा। आई होप यहाँ तक के आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम जितना हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उन पे मूव करते हैं। ओके, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड्स हैंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सरफेस। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज 5 न्यूटन, कैलकुलेट वर्क डन बाय द चाइल्ड। वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आप कर पाते हैं इसको या नहीं। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। आइए इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जहां कहीं भी आपको एंगल दिख जाए और वर्क डन पूछे, सिंपली वो वर्क डन, जैसे ये एक टॉय कार है, यू कैन इग्नोर माई ड्राइंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। इस कार को इस सरफेस पे ये एक कोई बच्चा है वो चला रहा है। कैसे चला रहा है? इसमें इसने धागा बांध रखा है, उसको ऐसे ये खींच रहा है। ये कोई बच्चा है, वो अपने हाथ से इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, यानी कि यहाँ से
ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है 60 डिग्री। फोर्स कितनी अप्लाइड कर रहा है 5 न्यूटन, अपने हाथ से 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। और कितने डिस्टेंस इसको खींच लिया है, यहाँ से मान लो इसने खींचना चालू किया है ए से, अब ये कार्य यहाँ पे ले आया है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। सो वी नो दैट इफ अ force is acting at an angle theta, then the work done is calculated by the formula F into S into cos theta, Fs cos theta. What is the force? Force is 5 Newton, 5 Newton की force लग रही है, into displacement is 10 meter, so 10 meter is the displacement, into cos of theta angle is 60, यानी cos of 60 degree. So it will be equal to 5 into 10 and cos 60, it is equal to the value of sin 30 which is 1 upon 2. So cos 60 is 1 upon 2. So 2 5s are 10. It will be equal to 25. And the unit of work done is joule. What is the unit? Joule. So 25 joule of work is done in moving a car for 10 meter at an angle theta by applying a force 5 Newton. आई होप आपको यहाँ तक के सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने केवल 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। इफ नॉर्मल कंडीशंस में हमको वर्क डन निकालना है, इट विल बी इक्वल टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको किसी एंगल पे वर्क डन निकालना है, देन वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा एंगल, जो भी थीटा जिस एंगल पे भी फोर्स लग रही होगी। If the work done is against the gravity, then work done will be equal to mgh. Simple. क्लियर है? यही 3 फार्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं। यहाँ पे क्योंकि वो स्ट्रिंग से खींच रहा था, थीटा एंगल लग रहा था, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अगर वो इसको ऊपर पकड़ के ना खींचता, यहाँ पे बैठ जाता, ये इस तरीके से पैर फैला करके आराम से बैठ जाता, फिर ये सीधे खींचता, तब यहाँ पे क्या हो जाता, तब ये एंगल हमारा 0 हो जाता और cos 0 जो होता है वो 1 हो जाता है, यानी ये कंपोनेंट ही हमारा खत्म हो जाता, तब फिर हम Fs लगा लेते हैं। क्लियर है? ओके। सो वर्क इज ओवर नाउ। नाउ वी विल मूव टू एनर्जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं, the capacity या the ability of an body to do work is known as its energy. कह सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो कोई काम कर पा रहा है तो इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है, तभी वो काम कर पा रहा है। मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है, मैंने ब्रेकफास्ट किया है इसलिए मेरे पास अच्छी एनर्जी है, तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। स्कूटर चल रहा है, उसके पास फ्यूल की एनर्जी है इसलिए वो चल पा रहा है। ठीक है? यानी कि आपका मोबाइल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं वो चल पा रहा है क्योंकि आपने उसको चार्ज कर रखा है या प्लग इन कर रखा है, चार्जिंग पे लगा रखा है, तो उसको एनर्जी मिल रही है। सो सिंपली वी कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू work, capacity of an object to do work। अब क्योंकि ये वर्क ही कर रहा है, उसी की कैपेसिटी की ही बात कर रहे हैं, सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिकल एनर्जी? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक, तो उसके पास जो भी एनर्जी आएगी वो कैसी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, इट इज ड्यू टू द मोशन, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, द एनर्जी possessed by
any object due to its motion. इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी, इस तरीके से कई सारी एनर्जी होती हैं, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कई सारी एनर्जी होती हैं, उनको हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। लाइट एनर्जी जैसे सन से हमें लाइट मिलती है, बल्ब से लाइट मिलती है, तो ये सभी लाइट एनर्जी हो गई। साउंड एनर्जी आपके मोबाइल से जो भी साउंड निकलता है, डीजे से जो भी साउंड निकलता है, इनफैक्ट स्पीकर से जो भी साउंड निकलता है, नॉट डीजे, डीजे इज़ एक्चुअली अ पर्सन, ठीक है। स्पीकर से जो साउंड निकलता है उसको हम साउंड एनर्जी बोल सकते हैं। विंड एनर्जी जो हवा चलती है उसकी वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको हम विंड एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी एनर्जी होती है, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, it is the energy due to the motion of an object. What is it? 1/2 multiplied by the mass of the object into velocity square. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट है, suppose if there is an object of mass 10 kilogram and velocity of that object is suppose 50 meter per second, so the kinetic energy will be equal to 1/2, mass of the object is 10 kilogram, so 10 into velocity square means 50 into 50, 2 5s are 10, 5 cube is 125 and 2 zeros, this joule. Okay, क्लियर है? यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे मास से और वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी उस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट एक और एनर्जी है जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? Kinetic energy, the energy possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy. Kinetic energy is equals to half m into v का square. But what is potential energy? The energy possessed by an object due to its state of rest. मतलब कि suppose करिए ये एक गुलेल है, कैटापुल्ट, you know, अब इसमें हमने एक पत्थर को खींच रखा है, तो इस टाइम पे ये रुका हुआ है ना, तो इस टाइम पे जो भी इसके पास एनर्जी है दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम इसको रिलीज कर देंगे तब इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसको खींचते जैसे ही हमने छोड़ा ये तुरंत मोशन में आ जाएगा, और मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई मान लो टंकी है पानी की, काफी ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे जो भी वाटर है स्टोर्ड, उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रुका हुआ है। जब ये चलने लगेगा तो इसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? अभी पीछे पढ़ा था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और एनर्जी अभी बताया था वर्क डन ही है, तो इसकी भी क्या होती है? SI यूनिट जूल होती है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन कर लेते हैं इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे जो भी होते हैं। तो सपोज करिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जो दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1/2 इंटू मास गिवन है कितना 2 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर यानी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 2। So this 2 will be cancelled out. It will be equal to 4 and the SI unit is 4 joule. Clear है यहाँ तक? Okay. Now let's practice one more question of potential energy. अब एक potential energy का question भी हम कर लेते हैं जिससे हमारा concept एकदम clear हो जाए. So this is the question. Let me read it out. Find the energy possessed by an object of mass 10 kilogram when it is at a height of 6 meter above ground. We will have to take the value of G as 9.8. So we will have to calculate the energy. यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ पे एक लाइन कह दी गई कि हाइट पे है। तो हमने बताया था जब भी कोई चीज़ हाइट पे होती है तो वहाँ पे हम कौन सी एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। सो U इक्वल्स टू क्या होता है M इंटू जी इंटू एच। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, सो वी विल राइट 10। जी की वैल्यू हमें 9.8 लेनी है एंड हाइट कितनी लेनी है, 6 मीटर हाइट लेनी है। सो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल बी इक्वल टू 98 इंटू 6। 8 6 आर 48 कैरी 4, 9 6 आर 54 और 4 58, 588 जूल। ये हमारी कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो ये अब हमारे दोनों हो गए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy. What does this law states? So this law states that energy can neither be created nor be destroyed. Instead it can be transferred from one form to another. मतलब कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये एक बल्ब है, यहां से इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने ट्रांसफर की। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू लाइट एनर्जी। भाई लाइट ही तो मिल रही है मेन चीज, लाइट एनर्जी एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो, थोड़ी सी हमको हीट एनर्जी भी वहां से मिलती है। ओके, सो दिस इज नोन एज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करने वाला होता है आयरन इलेक्ट्रिक, उसमें क्या होता है, I said ना इग्नोर माई ड्राइंग, सो जस्ट इग्नोर इट। यहां से इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, इससे हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आयरन कर रहे हैं इससे। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, मेनली तो हीट एनर्जी ही मिल रही है हमको। दिस इज नोन एज एनर्जी कन्वर्जन। लेट अस ट्राई फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो हियर आर 3 एग्जांपल्स। स्टीम इंजन। अब जो स्टीम इंजन जो पहले चलते थे इंजन, उसमें क्या होता था भाई, कोयला डाला जाता था तब हमारी गाड़ी आगे चलती थी, यानी कि इसका कन्वर्जन हमारा क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी, क्योंकि कोयला डालते थे जलाते थे उससे हीट निकलती थी। तो हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता था, मैकेनिकल एनर्जी हम लिख सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें इसका कन्वर्जन होता था। लाउड स्पीकर में काहे का कन्वर्जन होता है भाई, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ही तो उसको देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका कन्वर्जन काहे में होता है, साउंड, तभी उससे साउंड आता है, साउंड एनर्जी। नेक्स्ट इज विंड मिल। विंड मिल में क्या होता है, विंड एनर्जी,
हवा से ही तो चलती है। विंड एनर्जी, अब क्योंकि वो रोटेट करती है, मोशन में आ जाती है, इसलिए उसके पास भी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, कन्वर्जन समझ में आ गया? ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर। आवर टॉपिक इज पावर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर? व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? बहुत पावरफुल है, मीन्स सपोज करिए इस पेन को उठाने में, नीचे से ऊपर उठाने में मैं 10 मिनट लेता हूँ, तब इसको उठा पाता हूँ। एक और भाई साहब है, वो इसको तुरंत उठा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि टाइम का कुछ आ रहा है यहाँ पर। एक बाइक है जो यहाँ से लखनऊ जाने में 1 घंटा लेती है, फुल स्पीड पे 1 घंटा लेती है पहुँचना। वहीं एक बाइक है जो यहाँ से लखनऊ जाने में 20 मिनट ही लेती है। टाइम आया ना, 1 घंटा 20 मिनट। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हो गई? जो 20 मिनट का टाइम लेती है, यानी कम टाइम ज़्यादा पावर, ज़्यादा पावर कम टाइम। सो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई दोनों बाइक ही लखनऊ जा रही है। मान लो ये बाइक ए है, ये हमारा स्पॉट है जहां जाना है लखनऊ। सपोज करो यहां हमें जाना है। एक ये बाइक बी है, ये यहां से यहां जाने में 1 घंटा लेती है, और ये बी बाइक एक ही जगह से स्टार्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ लखीमपुर से स्टार्ट कर रही है, एलएमपी से, और ये कहीं और से स्टार्ट कर रही है, मान लो इटौंजा से ही स्टार्ट कर रही है ना, एक ही पॉइंट से। ये भी अगर स्टार्ट कर रही है तो एलएमपी से ही स्टार्ट कर रही है। अब सपोज करो इसको भी लखीमपुर ही लखनऊ ही जाना है। ये टाइम कितना ले रही है? 20 मिनट्स। इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना ले रही है? 60 मिनट्स। दोनों में टाइम में डिफरेंस है। वर्क तो ये लखनऊ जाने का काम तो ए भी कर रही है, लखनऊ जाने का काम बी भी कर रही है, बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, जल्दी कौन कर रहा है? बी। तो पावर ज्यादा किसकी होगी? बी की। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वर्क डन अगर बढ़ेगा तो पावर भी हमारा बढ़ जाएगा, एंड इफ वी कंपेयर विद टाइम, तो टाइम अगर बढ़ रहा है मीन्स पावर हमारी कम हो रही है। अगर कोई चीज यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब उसकी पावर कम है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर एंड इट्स एसआई यूनिट वॉट। क्या होती है? वॉट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्शियल यूनिट। आपने सुना होगा कई बार किलोवाट आवर। किलोवाट, जो हमारे घर में बिजली आती है वो यूनिट्स में काउंट होती है, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट। सो 1 यूनिट जो हम घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट्स, इट इज जनरली इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये 1 किलोवाट आवर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपको याद होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जैसे अगर कोई पूछ ले डिफाइन 1 kilowatt hour. So it is equal to the amount of energy consumed, जितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम की गई है, या इसी को हम बोल देते हैं वर्क डन और वर्क डन। The amount of energy consumed by an object, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमारे घर में चल रहे हैं, पंखा, कूलर, एसी, कुछ भी, by an object in
1 hour is known as 1 kilowatt hour. Clear है ये? Is known as 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay. Now लास्ट अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चैप्टर से, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं. ओके, सो हियर इज वन क्वेश्चन. अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक लड़का है उसका मास कितना है 50 किलोग्राम, रन्स अप अ स्टेयरकेस, यानी एक जीने पे चढ़ रहा है जिसमें 45 सीढ़ियां हैं, इन 9 सेकंड. कितना टाइम ले रहा है? 9 सेकंड में वो चढ़ जा रहा है. इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, यानी हर एक सीढ़ी, जैसे मान लो इस तरीके से सीढ़ी है और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर. ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, फिर ये 15 सेंटीमीटर है, इस तरीके से. और कितनी स्टेप है? 45 स्टेप है. फाइंड हिज पावर, हमको पावर निकालना है. अच्छा देखो, पहले तो हमें ये निकालना है वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है, लास्ट वो कहाँ तक चढ़ रहा है. तो समझो 45 स्टेप्स हैं and each step is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर ऊंची है. सो टोटल डिस्टेंस, या डिस्टेंस ना कह करके इसको हाइट कह लें, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी भाई? ये 15 इसके ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी 45 इंटू 15. 15 5s are 75, carry 7, 15 4s are 60 and 7 67. 675 centimeter. This is the height. We will convert it into meter. So मीटर में इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 6.75 मीटर. ये हाइट आ गई. मास हमें पता है, मास ऑफ द बॉय इक्वल्स टू 50 किलोग्राम. नाउ व्हाट इज पावर? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, क्योंकि हमें पावर ही तो कैलकुलेट करना है. एंड वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी. वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी. सो ऊपर चढ़ रहा है, हाइट आ रही है, कौन सी एनर्जी? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हाइट आ रही है तो कौन सी एनर्जी? ओके राइट, पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच. सो मास इज 50 किलोग्राम. ओके, G question is saying take G equals to 10, so we will take it 10 into height. Height is 6.75, so height will be 6.75. Now we can write it as 50 into 10 into 675 upon 100. So this 20 will be cancelled out. 5 5s are 25, carry 2. 7 5s are 35, 2 37, carry 3. 6 5s are 30 and 3 33. So 3375 joule is the energy. Okay, so it is the work done. Energy is equals to the work done. So power equals to work done upon my time. So 3375 upon time is 9 seconds. So it will be 9. Now we will divide. 9 3s are 27, 7s are 63 and 9 5s are 45. So power will be equal to 375 watt, or simply W we can write. I hope आपको ये पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है, जो आपकी स्क्रीन पे लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए. ओके, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए. तब तक के लिए ओवर एंड आउट.